दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसने हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित लोकतांत्रिक प्रणाली दी। यह लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि भारतीय समाज के मूल्यों और आदर्शों का प्रतिबिंब भी है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी बढ़ावा देता था। संवैधानिक स्वतंत्रता के नाम पर हर नागरिक को मतदान का अधिकार मिला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली और कानूनी समानता का आश्वासन मिला। लोकतांत्रिक संस्था के नाम पर हमें मिला संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ये तीन स्तंभ लोकतंत्र को संतुलित और जवाबदेह बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए। संविधान ने हमें एक संघीय ढांचा प्रदान किया जिससे केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहे और स्थानीय शासन को भी प्रभावी बनाया जा सके। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, चुनौतियां अभी बाकी थी और देखना बाकी था लोकतंत्र की मजबूती। आजादी के बाद भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत एक नवोदित लोकतंत्र था जिसे अपनी संस्थाओं को स्थिर और प्रभावी बनाने में कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय संविधान लागू होने के बाद सरकार और नौकरशाही को लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करने में समय लगा। संसदीय प्रणाली नई थी और प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश राज की नौकरशाही पर निर्भर थी, जिससे सत्ता संतुलन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में कठिनाई आई। 1950 के दशक में नेहरू सरकार ने पंचायती राज, भूमि सुधार और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण था कि लोकतांत्रिक संस्थान इन सुधारों को कैसे लागू करते हैं। 1952 के पहले आम चुनाव में मतदाता जागरूकता कम थी और लोकतंत्र की जड़ों को गहराई देने के लिए प्रशासन को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता संतुलन स्थापित करने में भी कठिनाइयां आईं। नेहरू के दौर में कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ जिससे संघीय ढांचे की स्थिरता पर सवाल उठे। 1975 में आपातकाल का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ये फैसला नेहरू का नहीं। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद दौर माना जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया था। इस फैसले के बाद विपक्ष के विरोध प्रदर्शन तेज हो गए और सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया। प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई और न्यायपालिका पर सरकारी नियंत्रण लोकतंत्र की अस्थिरता का संकेत लगा। आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन लाया गया जिससे सरकार को अत्यधिक शक्तियां मिल गईं। जनता की प्रतिक्रिया के तौर पर लोकतंत्र की जीत हुई। 1977 के चुनाव में जनता ने आपातकाल का जवाब दिया और इंदिरा गांधी की सरकार को हटा दिया जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना हुई। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक सुधार लागू किए जिससे निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। 1989 के बाद कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। गठबंधन सरकारों की स्थिरता पर सवाल उठे, लेकिन यह भारतीय लोकतंत्र के लचीलेपन का प्रमाण भी बना। 1990 के दशक में क्षेत्रीय दल मजबूत हुए जिससे लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। इस दौर में निजी समाचार चैनलों और इंटरनेट के आगमन से लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ी। वीडियो के मुख्य पार्ट में पहुंचने के बाद ये जानना जरूरी होता है कि भारत अपनी स्वतंत्रता के 78वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और यह उचित समय है कि हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करें। क्या भारत का लोकतंत्र कमजोर हो गया है या जैसा कुछ लोग कहते हैं यह चुनावी निरंकुशता में बदल रहा है? आइए इस विषय पर दोनों पक्षों को समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं बल्कि इसे लोकतंत्र की जननी भी कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। नवंबर 2022 में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक पुस्तक लॉन्च की जिसमें दावा किया गया कि भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि भारत केवल सबसे पुराना लोकतंत्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। हालांकि इस दावे के स्पष्ट अर्थों को परिभाषित नहीं किया गया।
ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत में हमेशा किसी न किसी रूप में राजशाही रही है। मुस्लिम शासन के दौरान शासकों की शक्ति इतनी असीमित थी कि इसे ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, पूर्वी निरंकुशता कहा जाता था। हालांकि पश्चिमी देशों और भारत के कुछ वर्गों में लोकतांत्रिक गिरावट, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों CNN, BBC, द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन, फाइनेंशियल टाइम्स और फॉरेन पॉलिसी जैसी पत्रिकाओं ने भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किए हैं। फ्रीडम हाउस 2021 ने भारत को फ्री से घटाकर पार्टली फ्री की श्रेणी में रखा। बीडम इंस्टीट्यूट ने 2021 में भारत को चुनावी निरंकुशता करार दिया और कहा कि मोदी सरकार असहमति को दबाने के लिए देशद्रोह, मानहानि और आतंकवाद विरोधी कानूनों का दुरुपयोग कर रही है। 2023 की बीडम रिपोर्ट में भारत को पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक निरंकुश बनाने वाले देशों में से एक बताया गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की 2023 की लोकतंत्र सूची में भारत 46वें स्थान पर आ गया। वर्ल्ड डेमोक्रेसी मैट्रिक्स 2020 के अनुसार भारत को हाइब्रिड रिजीम करार दिया गया, जिसमें भारत को अल्बानिया, केन्या और कोलंबिया जैसे देशों से भी नीचे रखा गया है। इस प्रकार लोकतांत्रिक गिरावट की ध्वनि पूरी दुनिया में गूंज रही है। क्या ये संस्थाएं वास्तव में भारत के लोकतांत्रिक भविष्य को तय करती हैं? विडंबना यह है कि जो देश कभी क्रूर उपनिवेशवादी थे, वे आज मानवाधिकारों और लोकतंत्र के संरक्षक बने हुए हैं। अमेरिका के कई प्रभावशाली राजनेताओं, सांसदों और यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी भारत में लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर सवाल उठाए हैं। लेकिन क्या यह सच में उतना गंभीर मुद्दा है जितना इसे दिखाया जा रहा है? अगर हम आलोचकों की बात मान भी लें तो क्या यह सच नहीं कि मोदी सरकार के तहत स्वतंत्रता कम हुई है? आलोचकों का कहना है कि असहमति को कम सहन किया जा रहा है, मीडिया पर अधिक नियंत्रण किया जा रहा है, मोदी विरोधियों और विपक्षी नेताओं को हाशिए पर रखा जा रहा है, न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र संस्थानों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर आलोचकों को निशाना बनाया जा रहा है, संसद में बहस और चर्चा की गुंजाइश कम हो गई है। परंतु इसके बावजूद क्या यह कहना सही होगा कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है? अगर मोदी सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं तो यह भी सच है कि उन्होंने देश के आर्थिक विकास, समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। लेकिन क्या इसके लिए चुनावी निरंकुशता शब्द आवश्यक है? जिस प्रकार चुनावी निरंकुशता का नाम देकर मोदी सरकार की आलोचना की जा रही है, ठीक उसी प्रकार मोदी समर्थकों का कहना है भारत की वैश्विक स्थिति पहले से बेहतर हुई है, अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शक्ति को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित कर रहा है। मोदी के समर्थकों का मानना यहाँ तक है कि अधिकांश भारतीय जनता को लोकतांत्रिक गिरावट की परवाह नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं रोजगार और आर्थिक स्थिरता, भ्रष्टाचार में कमी, बेहतर बुनियादी सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, गैस सिलेंडर, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता। इस परिप्रेक्ष्य में मोदी की TINA देयर इज नो अल्टरनेटिव रणनीति प्रभावी लगती है। विपक्ष के पास कोई ठोस वैकल्पिक दृष्टिकोण नहीं है जिससे भाजपा को फायदा होता है। भारत में लोकतंत्र का अर्थ बहुमत का शासन माना जाता है। यदि बहुसंख्यक लोग मौजूदा शासन प्रणाली को पसंद करते हैं तो क्या इसे अलोकतांत्रिक कहा जा सकता है? जो लोग लोकतांत्रिक गिरावट पर रो रहे हैं उन्हें इसे एक प्रभावी चुनावी मुद्दा बनाना होगा। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो लोकतंत्र के भीतर मजबूत नेताओं को रोकने के लिए बहुत कम साधन बचेंगे। अब समझते हैं लोकतंत्र की मजबूती है या ये गिरावट है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हम यह समझ पाएंगे कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत। लोकतंत्र के पतन के तौर पर लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि कई पत्रकारों की गिरफ्तारी और मीडिया हाउसेस पर सरकारी नियंत्रण हो गए हैं। कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के केस भी हो रहे हैं। लेकिन क्या ये राजनीतिक प्रतिशोध है? न्यायपालिका, चुनाव आयोग और अन्य संस्थाओं की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठते हैं। सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आलोचकों पर देशद्रोह और मानहानि के केस लगाए जा रहे हैं। अब समझते हैं लोकतंत्र मजबूत कैसे हो रहा है। जनता की बढ़ती चुनावी भागीदारी। 2019 में रिकॉर्ड 67% मतदान हुआ, जो जनता की लोकतंत्र में रुचि दिखाता है। मजबूत नेतृत्व से भारत वैश्विक स्तर पर बड़ी शक्ति बन रहा है। डिजिटल इंडिया, आधार और UPI जैसी योजनाओं ने नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाया है।
देश में आतंकी घटनाओं में कमी आई, सीमाओं की रक्षा मजबूत हुई। लेकिन इसी क्रम में लोकतंत्र के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। फेक न्यूज़, ध्रुवीकरण, राजनीतिक संस्कृति का पतन, युवा पीढ़ी की उदासीनता जैसे सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने पक्षपातपूर्ण नैरेटिव्स को जन्म दिया। चुनाव में नफरत की राजनीति और व्यक्तिगत हमले बढ़ रहे हैं। राजनीति में भागीदारी कम हुई, लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर किया गया है। भारत का लोकतंत्र एक संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है। लोकतंत्र एक स्थिर या पूर्ण स्वतंत्र व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह लगातार बदलती प्रक्रिया है। यह केवल एक आदर्श नहीं है, बल्कि सत्ता के संचालन की एक प्रणाली भी है। इसलिए किसी भी नेता को केवल हमारे आदर्शों के आधार पर आंकना सही नहीं होगा। अंत में सवाल यह है, क्या भारत सच में एक निरंकुश शासन की ओर बढ़ रहा है, या फिर यह एक लोकतंत्र के रूप में अपना अनूठा सफर तय कर रहा है? भारत में लोकतंत्र का भविष्य केवल सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट से तय नहीं होता, बल्कि यह देश की जनता के हाथों में होता है। सवाल यह नहीं कि लोकतंत्र खतरे में है या नहीं, बल्कि यह है कि हम इसे कितना समझते और संजोते हैं। लोकतंत्र कोई स्थिर व्यवस्था नहीं, बल्कि एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जिसे हमारी जागरूकता और भागीदारी ही मजबूत बना सकती है। हमारे वीडियो में बताई गई बातें सिर्फ मेरी जानकारी पर आधारित नहीं हैं, बल्कि द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और कई ऐसे रिपोर्ट्स की रिसर्च पर आधारित हैं। अगली वीडियो आप किस इंस्टीट्यूशन पर देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।